नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 90वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम नौसैनिक विद्रोह के बारे में अध्ययन करेंगे। घटना का जो समय है वह है 18 फरवरी 1946। भारत की आज़ादी में हमने देखा कि सामान्यतः लोग चर्चा करते हैं कि अहिंसात्मक तरीके से कांग्रेस के रवैये के द्वारा भारत को आज़ादी प्राप्त हुई है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू हम देख सकते हैं कि अगर भारतीय सेना इसके बीच में नहीं आती तो भारत की आज़ादी मिलना उतना संभव नहीं था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर नौसैनिक विद्रोह 18 फरवरी 1946 में होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार घुटने पर आ जाती है। और हमने सामान्यतः विश्व इतिहास में पढ़ा है और विश्व के कई पहलुओं को समझने का प्रयास किया है और हम रिजल्ट तक पहुँचे हैं कि जहाँ पर जिस देश की आर्मी अपने आप को स्वतंत्र कर लेती है उसके द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है, देशों को आज़ाद कर दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के देश सैनिकों के माध्यम से ही अलग हुए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1945 के समय जो भी भारतीय सेना को एकत्रित एवं संगठित करने का प्रयास सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया जा रहा था, उन्हीं के जो भी प्रयास होते उनसे उत्प्रेरित होकर भारतीय नौसेना की यह जो घटना होती है जो कि 1946 में घटित होती है, इसके बारे में हम देखेंगे और इसके योगदान के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार के योगदान रहे, किस प्रकार के यहाँ से आंदोलन हुए, कुछ गोलीबारी भी हुई, नॉन वायलेंस कार्यवाहियाँ यहाँ पर हुई और ब्रिटिश सरकार किस प्रकार इससे सख्ते में आ जाती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता इसके बीच में मध्यस्थता करते हैं और इन्हीं की मध्यस्थता के कारण यह विद्रोह शांत होता है। वरना भारतीय इतिहास में और एक पन्ना लिखा जाता और कहा जाता कि हथियारों के माध्यम से हमने आज़ादी को प्राप्त किया है एवं सेना के द्वारा भारतीय आज़ादी प्राप्त की गई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी मध्यस्थता करते हैं और विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या था 1946 18 फरवरी के दिन घटित घटना नौसैनिक विद्रोह। इस तस्वीर में आप उस समय का न्यूज़पेपर देख सकते हैं। यह न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इंडियन सोल्जर इन रिवोल्ट। रिवोल्ट यानी जो आंदोलन भारतीय नौसैनिकों द्वारा किया गया। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें सटीक जानकारी दी हुई है और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह यहाँ पर बात चल रही थी जो रिवोल्ट सामने निकल कर आया। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने अपनी पीपीटी में दर्शाई हुई है और इसको पढ़कर हम समझते हैं कि किस प्रकार का आंदोलन यह हुआ था। नौसैनिक विद्रोह, इसका जो डेडलाइन है उसको आपको याद रखना है। 18 फरवरी 1946 का जो समय है। आज़ाद हिंद फौज के प्रयासों, आज़ाद हिंद फौज जिसमें हमने पढ़ा कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे, आज़ाद हिंद फौज के प्रयासों, भारत छोड़ो आंदोलन जो इनके द्वारा नारा दिया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और आज़ाद हिंद फौज के प्रयासों के द्वारा एवं उसके बाद की घटनाओं ने ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवारत सैनिकों पर भी अपना प्रभाव डाला। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश टुकड़ियों में हुआ करते थे, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय नेवी की स्थापना के लिए सहयोग दिया गया था और जो भी छावनियाँ बनाई गई थी, इन पर रह रहे जो सैनिक थे उनके मन में भी यह विद्रोह की भावना लगातार जागती आ रही थी। चूँकि यहाँ पर भी एक दुर्व्यवहार की बात देख सकते हैं कि उसके जो ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे उनके लिए विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी और जो बड़े पद हुआ करते थे उन पर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए नियुक्ति मिलती थी एवं योग्यता होने के बाद भी भारतीयों को नीचे स्तर का अधिकारी बनाकर रखते थे ताकि यह आगे न बढ़ सकें। और इस प्रकार की बातों को समझकर जो भी अधिकारी ऐसे थे जो उच्च पदों के लिए योग्य थे उनके द्वारा अपनी बातों को सामने रखा जाता है और यहाँ से विद्रोह की भावना निकलती हुई दिखाई देती है। इसके परिणाम स्वरूप 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना के गैर कमिश्नर अधिकारियों एवं नौसैनिकों ने एक विद्रोह कर दिया। गैर कमिश्नर अधिकारियों के द्वारा हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो कि कमिश्नर की नामौजूदगी में जो भी यहाँ पर अधिकारी हुआ करते थे उनके द्वारा नौसैनिकों के द्वारा यहाँ पर विद्रोह कर दिया जाता है। इस नौसैनिक विद्रोह का प्रमुख कारण भोजन एवं वेतन से
भोजन एवं वेतन के संबंध में व्याप्त असमानता थी। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि नौसैनिक विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना, यानी जैसा कि हमने पिछले 1857 की क्रांति में देखा था कि जो मंगल पांडे द्वारा जो कि विद्रोह किया जाता है, इसका एक कारण होता है कि चर्बी लगे कारतूस, और इसको एक बहाना बनाकर पेश किया जाता है। चूँकि विद्रोह जो कि बहुत समय से निकल कर आ रहा था, भारतीयता की भावना इनमें फूट फूट कर निकल के आ रही थी एवं इनके लिए एक बहाना चाहिए था। जैसा कि 1857 की क्रांति में चर्बी लगे कारतूस का बहाना बनाया गया, इसी प्रकार यहाँ से भोजन की असमानता, चूँकि असमानता तो चलती ही आ रही थी, लेकिन असमानता के लिए कुछ यहाँ पर मुद्दे उठाए गए। इन मुद्दों में देखते हैं कि भोजन एवं वेतन, यानी जो यहाँ पर भोजन बनाया जाता था वह भारतीय लोगों के लिए उतनी अच्छी गुणवत्ता का नहीं होता था, और वेतन में भी यहाँ का प्रभाव जो कि भेदभाव है वह देखा जाता था। ज़्यादा स्तर का मतलब जो ज़्यादा वेतन है वह ब्रिटिश अधिकारियों के लिए दिया जाता था, और उसी प्रकार का कार्य करने वाले भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। असमानता व्याप्त, रंग भेद के आधार पर अत्यधिक अपमान, यानी जहाँ से भी ये देखते थे कि ब्राउन कलर के जो कि भारतीय मूल के लोग होते थे, इनके ब्राउन कलर को देखकर इनका अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। इस नौसैनिक विद्रोह का प्रारंभ नौसैनिक प्रशिक्षित जहाज तलवार के नौसैनिक द्वारा खराब भोजन की शिकायत के साथ हुआ। यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो इस जहाज़ का नाम है, या यहाँ पर जहाज़ का नाम है, उसका नाम है तलवार, और तलवार जो जहाज़ होता है उस जहाज़ पर यह जो घटना है वह घटित होती, यहाँ पर खराब भोजन के चलते इसकी शिकायत की जाती है। आगे हम देखते हैं कि तलवार के 9 सैनिकों ने बीसी दत्त इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, इनके नेतृत्व में हड़ताल कर दी जाती है। 9 सैनिकों के विद्रोह के शुरू भारतीय अंग्रेजों भारत छोड़ो हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जाते हैं, जो कि भारतीय मूल में उपस्थित थे। भारतीयों के द्वारा यह बातें बार बार निकल के आ रही थी। यहाँ से इनके विद्रोहों के बारे में जानकारी लेते थे, न्यूज़पेपर को पढ़ते थे। इन्हीं जानकारियों के द्वारा भारतीयता की भावना इनमें फूट रही थी, और जैसे ही यहाँ पर भोजन वगैरह का जो असमानता देखी जाती है तो इनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता होते हैं बीसी दत्त, और जो कि यहाँ के सैनिक होते हैं उनके द्वारा भारत छोड़ो एवं हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जाते हैं। 18 फरवरी 1946 का समय होता है। यह विद्रोह मुंबई के 20 जहाज़ों में भी प्रारंभ हो जाता है, यानी तलवार के अलावा आसपास मौजूद 20 जहाज़ों में इस प्रकार के आंदोलन वो हो जाते हैं, इस प्रारंभ हो जाते हैं। और हमें एक मूल चीज़ देखनी चाहिए कि जो ब्रिटेन है वह ब्रिटेन अन्य देशों के लिए उपनिवेश क्यों बनाने में सक्षम रहा, क्योंकि इसकी नेवी बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी। इसकी जो लोकेशन है आप देख सकते हैं कि एक द्वीप पर बसा हुआ है और चारों ओर से समुद्र है। आज की स्थिति में हम देखते हैं कि जो राज्य समुद्री सीमा के निकट हैं उनका व्यापार एवं उनकी ग्रोथ अलग से दिखाई देती है। जैसे कि हम महाराष्ट्र में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में किस प्रकार व्यापारिक गतिविधियां होती हैं, और इसके अलावा जो भी समुद्री सीमावर्ती राज्य होते हैं वहाँ पर किस प्रकार के विकास हुए। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे ही ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो इसके जो ब्रिटेन का क्षेत्र होता है वह चारों ओर से जलीय सीमा साझा करता है, एवं जलीय मार्गों के द्वारा व्यापार के नए नए मार्ग खोजे जाते हैं। हम देखते हैं कि यूरोप में पुर्तगाल द्वारा भारत की खोज भी इसी प्रकार की गई थी। नौका के द्वारा, जो कि वास्को डी गामा है, वह लंबी यात्रा करके जो कि अफ्रीका है, अफ्रीका को घेरते हुए भारत की सीमा में यानी गुजरात क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, कालीकट बंदरगाह तक आते हैं, और यहाँ से जमोरिन के द्वारा इनको सहायता दी जाती है। इसी प्रकार नेवी एक मूल जड़ मानी जाती थी किसी भी देश की इकोनॉमी की, और नेवी के द्वारा यह विद्रोह यहाँ से निकल कर आते हैं तो ब्रिटिश सरकार सख्ते में आ जाती है। 20 जहाज़ों के द्वारा एक ही समय पर 18 फरवरी 1946 में यह विद्रोह प्रारंभ होता है। इन विद्रोहों ने जहाज़ में यूनियन जैक को उतारकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी के ध्वज लहराए, यानी यहाँ पर जो ध्वज हुआ करता था वह यूनियन जैक का हुआ करता था। उस ध्वज को उतारकर यह कांग्रेस व मुस्लिम लीग एवं कम्युनिस्ट पार्टी के ध्वज को लहराते हैं, जो कि भारतीय मूल की पहचान कराते थे। इसके साथ ही इन्होंने सैन्य अधिकारियों के समक्ष अच्छे खाने रंग भेद की नीति को समाप्त करने
कमांडर के विरुद्ध कार्रवाई एवं सभी राजनीतिक बंदियों को मुक्त किए जाने की मांग की। मांगों में क्या क्या शर्तें शामिल थी उनको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कि इनको पहले ही मांग थी जो कि अच्छे खाने की मांग की थी, कि जिस प्रकार का भोजन आप सबको दे रहे हैं, ब्रिटिश अधिकारियों को दे रहे हैं, उसी प्रकार का भोजन हमें भी दीजिए। रंग भेद की नीति, ब्राउन को लेकर, ब्राउन कलर को लेकर जो भी विरोध किया जाता है उस रंग भेद की नीति को समाप्त किया जाए। कमांडर के विरुद्ध कार्रवाई, यानी यहाँ के जो कमांडर थे उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो रही है उसको समाप्त किया जाए। राजनैतिक बंदियों को मुक्त किए जाने, यानी जो भी भारत में राजनैतिक बंदी हैं उनको मुक्त किए जाने की मांग भीन के द्वारा रखी गई। चलिए आगे देखते हैं। इन विद्रोही सैनिकों का दमन करने के लिए भारतीय सैनिकों को भेजा जाता है। यानी यहाँ से हम देखते हैं कि जैसे ही चूँकि ब्रिटिश सेना भारत में बहुत ही कम संख्या में थी उस समय पर, और जो भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश की सेना के साथ लगे हुए थे, यानी नियुक्त किया, जो भारतीयों को नियुक्त किया जाता वह संख्या में अधिक थी। अतः इन विद्रोहों को दबाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा एक गलती की जाती है। भारतीय सैनिकों को ही इनका दमन करने के लिए भेज दिया जाता है, परंतु इनके द्वारा कार्यवाही से इनकार कर दिया जाता है। यानी हम अपने ही मूल के व्यक्तियों पर गोली नहीं चलाएंगे, भारतीयों पर भी विद्रोह को दबाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो यहाँ से इनके द्वारा इनकार कर दिया जाता है। तो जो भी ब्रिटिश सरकार होती है वह सख्ते में आ जाती है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब सख्ते में आती है तो ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को यहाँ पर भेजा जाता है, यानी भारतीयों से लड़ने के लिए ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी यहाँ पर सामने आती है। 21 फरवरी दोनों पक्षों के मध्य 6 घंटों तक गोलीबारी होती है। 22 फरवरी 1946 को बम्बई के मिल मजदूरों ने एक बड़ी हड़ताल का आयोजन किया, जहाँ तथा जनसाधारण ने भी इस नौ सैनिकों के समर्थन किया। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो बम्बई में मजदूरों की जो मिल होती है, यहाँ पर भी इसी के विद्रोह में जो भी यहाँ पर रिवोल्ट चल रहा था नौसेना का, उसका समर्थन करते हुए हड़ताल कर दी जाती है। यह विद्रोह फैलते हुए कलकत्ता, विशाखापट्टनम आदि स्थानों पर जाता है। यानी हम देख सकते हैं कि जो भी समुद्री सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भी नेवी हुआ करती थी, विशाखापट्टनम जो कि बंदरगाह हुआ करता था, कलकत्ता क्षेत्र जो भी समुद्री सीमा साझा करता था, यहाँ से जो विद्रोह है यह नौसैनिकों के समर्थन में यह विद्रोह निकल कर आते हैं। इस विद्रोह के देशव्यापी स्वरूप से ब्रिटिश सरकार अत्यंत भयभीत हो जाती है। अब एक तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे ही सेना द्वारा इसका विरोध किया जाता है तो इस विरोध के चलते ब्रिटिश सेना सख्ते में आ जाती है और अत्यंत भयभीत होती है। अंततः वल्लभ भाई पटेल के लिए बुलाया जाता है, चूँकि बहुत ही महान पर्सनालिटी थे। इनकी बातें भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, इनकी बातें सुनी जाती थी और उन पर अमल किया जाता था। आज़ादी प्राप्त होने के बाद हमने देखा कि किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारत की यात्रा की गई तथा 552 रियासतों के लिए भारत का हिस्सा बनाया गया। यहाँ से हम इसकी जो कि व्यापकता है उसको देख सकते हैं। जब इसकी मध्यस्थता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की जाती है तो नौसैनिकों को आश्वासन दिया जाता है और इनके विरुद्ध कोई भी दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी अब जब यह युद्ध समाप्त होता है, चूँकि यहाँ पर उनकी औकात नहीं बची थी कि वह किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई करें, चूँकि अगर ये दमनात्मक कार्रवाई करते तो उसके विरोध में इनको और भी समस्याओं का सामना करना पड़ता। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके सामने बातें रखते हैं कि आपके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, उल्टा आपके द्वारा जो भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। इस प्रकार जो कि भारतीय नौसेना थी उसके द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और आगे हम देख सकते हैं इसके परिणाम। हालांकि यह विद्रोह अंततः असफल समाप्त हो गया, यानी इसको कोई व्यापक सफलता नहीं मिलती, लेकिन इस विद्रोह ने, इसके मिलने वाले जन समर्थन ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार अब और अधिक दिनों तक विद्यमान नहीं रहेगी। यानी इस प्रकार की बातें निकल कर आने लगी कि यदि यह विद्रोह अगर पुनः निकल कर आता है तो वह पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार का नाश कर देगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं चूँकि भारत की आज़ादी
जो कि भारतीय मूल के जो भी नेता हुआ करते थे, उनको संवैधानिक रूप से सही तरीके से भारत को आज़ाद कराना था। यानी यहाँ वह खून खराबा नहीं चाहते थे, और इस प्रकार की बातों को लेकर इस प्रकार के विद्रोह ना हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मध्यस्थता की जाती है और भारतीयों को संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए प्रयास किए जाते हैं। लेकिन साथ ही एक बात और भी थी कि यदि इस प्रकार भारत को आज़ादी नहीं मिलती तो एक ना एक दिन यह जो भारतीय सेना थी वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह कर देती और पासा पलट जाता और ब्रिटिश शासन को फिर से झुकना पड़ता। यहाँ से यह बातें स्पष्ट हो जाती हैं। और भी सामान्य जानकारियाँ इसके बारे में लेते हैं। 18 फरवरी को शुरू हुई इस हड़ताल में धीरे धीरे तकरीबन 10,000 से 20,000 नाविक शामिल हो जाते हैं। इसका कारण यह था कि कराची, मद्रास, कलकत्ता, मडपम, विशाखापत्तनम और अंडमान द्वीप समूह स्थापित बंदरगाहों के चलते बड़ा वर्ग इस हड़ताल में के प्रभाव में आ गया। यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार के विरोध जिस प्रकार के दमन यहाँ पर इनके दो विरुद्ध किया जा रहा था, नौसैनिकों के विरुद्ध, एक प्रकार की भावना यानी इनके द्वारा देखा गया कि भोजन की जो भी असमानता है वह हमारे यहाँ पर भी है। ये जगह जगह के जो बंदरगाह हैं वहाँ पर नौसैनिक हुआ करते थे कि जिस प्रकार गोरे एवं ब्राउन का विद्रोह वो भी का असमानता है दो उनके बीच में मौजूद है। इस प्रकार की बातों को लेकर समान विद्रोह यहाँ से निकल कर आते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों के बारे में हमने समझा कि मद्रास, कलकत्ता, विशाखापट्टनम जो भी समुद्र सीमावर्ती क्षेत्र हैं यहाँ से जो भी एक बड़ा वर्ग निकल कर आता है और यह हड़ताल व्यापक हो जाती है। 10,000 से लेकर 20,000 तक नाविक इसमें शामिल हो जाते हैं। हालांकि इस हड़ताल का तत्कालिक मांग बेहतर भोजन, काम करने की स्थिति पर थी, लेकिन इस आंदोलन को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की व्यापक मांग में परिवर्तित होने से ज़्यादा वक्त नहीं लगा और देखते ही देखते इसने व्यापक रूप धारण कर लिया। जल्द ही प्रदर्शनकारी नाविक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, कमांडर FM किंग के द्वारा दुर्व्यवहार और अपमानजनक भाषा का उपयोग करने के चलते कार्यवाही RIN के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते उनके समकक्ष अंग्रेज अधिकारियों के सम मूल्य रखने यानी एक प्रकार का मूल्य यानी एक प्रकार की जो सैलरी है उनको उपलब्ध कराने, इंडोनेशिया में तैनात भारतीय बलों की रिहाई यानी इंडोनेशिया में जो भी तैनात भारतीय बलों की उनको प्रिजनर्स बनाया हुआ था, कैद किया हुआ था, उनकी रिहाई और अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों के साथ बेहतर व्यवहार जैसे मुद्दों की मांग करने लगे और यहाँ पर इनको सफलता भी प्राप्त हुई। और इसी जानकारी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। और हमने देखा कि किस प्रकार नौसैनिक विद्रोह यहाँ से निकल कर आए और नौसैनिक विद्रोह का क्या महत्व रहा और भारतीय सेना किस प्रकार भारत की आज़ादी में योगदान रहा, उसके बारे में भी हमने समझा। आशा करता हूँ कि यह जो प्रयास हैं आपको समझ आ रहे होंगे और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।